नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का शिक्षक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के एग्जाम जो होने वाले इंग्लिश इलेक्टिव के, उसको ध्यान में रखकर इंग्लिश इलेक्टिव के टॉप 60 इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस प्रोवाइड करने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। जिनका भी इंग्लिश इलेक्टिव का जरूरत है उन तक पहुंचा दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए बैक टू बैक क्वेश्चंस को देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, बस इतना काम कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। Who is फ्रा फेरिडा, यानी फ्रा फेरिडा कौन है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एकदम याद करके जाइएगा दोस्तों। फ्रा फेरिडा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है आई सेल माई ड्रीम्स का, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, आई सेल माई ड्रीम्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो फ्रा फेरिडा है, ठीक है। तो फ्रा फेरिडा कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो फ्रा फेरिडा जो है एक 36 वर्षीय महिला है। ये 36 इयर्स ओल्ड लेडी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वेयर डज द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स बिगिन, यानी ये जो आई सेल माई ड्रीम्स जो स्टोरी है वो कहां से शुरू होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आई सेल माई ड्रीम जो है वो बिगिन कहां से होती है, शुरुआत कहां से होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए दोस्तों। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। हवाना रिवेरा होटल में। कहां दोस्तों? एट हवाना रिवेरा होटल। ये होटल का नाम याद करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट रिमाइंडेड द नरेटर दैट ही हैड सीन द डेड लेडी बिफोर। ये जो नरेटर है को क्या याद आया कि उसने मृत महिला को पहले देखा, ठीक है। तो पहले देखा था क्या चीज से, तो वो अंदाजा लगा लेता है ऑप्शन नंबर ए से। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन जो ए है वो बहुत ही करेक्ट आंसर है। क्या? द स्नेक शेप्ड रिंग, ठीक है। उनकी उंगली में स्नेक शेप्ड रिंग देखा तो उसे पता लगा लिया कि इस महिला को वो पहले भी कभी देखा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इन द लेसन आई सेल माई ड्रीम्स व्हाट डिड द नरेटर कॉल द मिस्ट्री लेडी। मिस्ट्री लेडी मतलब रहस्य लेडी को ये नरेटर ने क्या कहा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस नाम से कहा था दोस्तों? याद रखिएगा ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रा फ्रीडा, ये नाम याद कीजिएगा, ठीक है। ये नाम टिक कीजिएगा, फ्रा फ्रीडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट एक्सीडेंट इज मेंशन एज द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स बिगिंस, ठीक है। यानी जो आई सेल माई ड्रीम्स कहानी है दोस्तों, उसमें शुरू होने पर किस दुर्घटना का उल्लेख किया गया है, ये आपको कुछ क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन जो 1 है ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? ए कार क्रैश्ड इनटू द होटल वॉल ड्यू टू ए ह्यूज वेव। एक बड़ी लहर के कारण एक कार होटल की दीवार में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 इन द पास्ट व्हाई वाज द नरेटर इन ऑ ऑफ फ्रा फ्रेडा। पास्ट में दोस्तों ये जो नरेटर है फ्रा फ्रेडा से क्यों अटैच रहते थे, क्यों उनको पसंद करते थे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत वो स्पेनिश बोल लेती थी, म्यूजिक का दीवानी थी दोस्तों, और वो सी हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ ज्वेलरी भी था। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 वेयर वॉज फ्रा फेरिडा बॉर्न, ठीक है। ये जो फ्रा फेरिडा का जन्म कहां हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रा फेरिडा जो है वो कहां बॉर्न हुआ था दोस्तों, कहां जन्म लिया था? याद रखिए कोलंबिया। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 द स्नेक रिंग ऑन द फिंगर ऑफ फ्रा फ्रेडा हैड डैश, ठीक है। वो स्नेक रिंग दोस्तों उसी से नहीं याद कर लेता, वो लेडी को पहले कभी देखा है, मैंने बताया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में द स्नेक शेप्ड रिंग, तो ये स्नेक याद रखिएगा दोस्तों। इस चैप्टर से जब भी क्वेश्चन आएंगे वो अंगूठी का बात किया जाएगा तो आप लोग क्या टिक कीजिएगा? स्नेक वाला, ठीक है। तो द स्नेक रिंग ऑन द फिंगर ऑफ फ्रा फ्रेडा हैड डैश। ये जो फ्रा फ्रेडा है कि उंगली में सांप की अंगूठी किसकी थी दोस्तों, किसकी बनी हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग ऑप्शन बी को टिक कीजिएगा, इमेल्ड मतलब पन्ना का। याद रखिए दोस्तों ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ये याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 द नरेटर इन द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स बोर्डेड द लास्ट डैश टू रोम दैट सेम नाइट, ठीक है। ये जो नरेटर है दोस्तों उसी रात रोम के लिए अंतिम डैश में सवार हुआ था। अंतिम किस में सवार हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो अंतिम ट्रेन में सवार हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा जो नरेटर है वो किस में बोर्डेड हुआ, बोर्डेड मतलब किस में सवारी किया दोस्तों, किस में सफर किया, लास्ट ट्रेन। याद रखिएगा ट्रेन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10
अकॉर्डिंग टू पैब्लो नेरुदा ओनली पोएट्री इज डैश, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी प्रोफेटिक, याद रखिएगा भविष्यवाणी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पैब्लो नेरुदा पोएट्री क्या है दोस्तों? ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है, प्रोफेटिक है, भविष्यवाणी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Where did the narrator meet Frau Freda for the first time? ये जो नरेटर है फ्राउ फ्राइडा से पहली बार कहां मिला था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 में याद रखिएगा फ्राउ फ्राइडा से नरेटर ने कहां मिला था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए, ठीक है, एट ए टैवर्न इन वियना, ठीक है, वियना में मिला था सबसे पहले, याद रखिएगा वियना में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इन द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स हु डाइड इन द सी स्टॉर्म, ठीक है। इस स्टोरी में, इस कहानी में समुद्री तूफानी में किसकी मृत्यु हुई? मैंने बताया ना कार क्रैश हुआ था होटल के दीवार में, बताया था। तो इसमें बताया किसकी मृत्यु हुई है, तो आप लोग याद रखिए दोस्तों किसकी मृत्यु हुई है, आप लोग याद कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 12 का ऑप्शन सी जो है फ्राउ फ्राइडा का इसमें देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। फ्राउ फ्राइडा लिव्ड इन ए कैसल लाइक हाउस इन डैश, फ्राउ फ्राइडा एक महल जैसे घर में रहती थी, कहां के दोस्तों? याद रखिएगा ऑप्शन जो 13 है, क्वेश्चन नंबर का 13 का ऑप्शन ए पुर्तगाल जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इन द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स हु सोल्ड ड्रीम्स, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रीम्स कौन बेचा करती थी? इस कहानी में सपने किसने बेचे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, फ्राउ फ्राइडा, इसलिए तो चैप्टर का नाम ही रखा गया आई सेल माई ड्रीम्स, ठीक है। तो आई सेल माई ड्रीम्स, मैं अपने सपने को बेचा करती हूं, कौन दोस्तों? फ्राउ फ्राइडा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही सपना को बेचा करती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डिड फ्राउ प्रोफिस्ट एट द एज ऑफ 7, 7 साल की उम्र में फ्राउ ने क्या भविष्यवाणी की थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? दैट हर 5 ईयर ओल्ड ब्रदर वुड डाई, कि उसका 5 वर्षीय भाई मर जाएगा, ठीक है। ये भविष्यवाणी की थी और ये सच भी साबित होता है दोस्तों, यानी ये जो पहले सपना देखती थी वो सच साबित होता था, इसलिए ये अपना सपना क्या करती थी? बेचा करती थी, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Who is the author of I Sell My Dreams? आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये जो इंग्लिश इलेक्टिव वाले हैं आप लोग एक काम करके जाइएगा, जितना चैप्टर से, जितना भी नॉवल से, जितना भी पोएम से, सारे के सारे राइटर्स का नाम, पोएट्स का नाम आप लोग याद करके जाइएगा। 2-4 क्वेश्चन तो वहीं से फंसेंगे, ठीक है, डरिए मत। एक लिस्ट बनाइए, जितना चैप्टर से, जितना पोएम से, उसका आप लोग राइटर का नाम, पोएट का नाम बस आप लोग याद करके जाइएगा, क्वेश्चन आएगा। जैसे इस तरह क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हु इज द ऑथर ऑफ आई सेल माई ड्रीम्स, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, आई सेल माई ड्रीम्स के लेखक कौन है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैब्रियल मार्किज, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। What is the profession of एवेलिन्स लवर? ये देखिए सेकंड चैप्टर बढ़ते हैं एवेलिन का, ठीक है। तो एवेलिन जो है, एवेलिन के प्रेमी का पेशा क्या था, ठीक है, उनका जो प्रेमी है, उनका जो लवर है, वो क्या करता था, क्या था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेलर था। क्या था दोस्तों? सेलर। सेलर मतलब बेचने वाला नहीं दोस्तों, ये सेलर मतलब होता नाविक, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलर। सेलर मींस नाविक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। What is Evelyn holding in her hand at the beginning of the story? कहानी के आरंभ में एवेलिन ने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा दोस्तों, लेटर्स टू हर फैमिली, याद रखिएगा लेटर्स टू हर फैमिली, उसके परिवार का जो पत्र है उसको पकड़ के रखा था इस स्टोरी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हाउ डज एवेलिन इंटेंडेड टू लीव डबलिन टू इलॉप विथ हर लवर? एवेलिन किस प्रकार डबलिन को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भागने को इरादा रखती है, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, बाय बोट से, ठीक है। किससे दोस्तों? बाय बोट से, वो यानी नाव से वो इलोप होना चाहती है, भागना चाहती है अपने लवर के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में देख सकते हैं, According to the story, Evelyn, which of the following statement about Frank is not true?
एवेलिन कहानी के अनुसार फ्रैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, ये जो आप देख रहे दोस्तों फ्रैंक, ये एवेलिन का लवर है, याद रखिएगा फ्रैंक जो है एवेलिन का क्या है, लवर है। ठीक है, इनसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्रैंक को लेकर कौन सा स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इन 4 में कौन सा ट्रू नहीं है, सच नहीं है। तो ये जो ऑप्शन डी देख रहे हैं वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ही हैज चैलेंज्ड एवेलिन्स फादर इन ए ड्यूएल। उसने एवेलिन के पिता को द्वंद्व युद्ध में चुनौती दी थी, जबकि ये कोई भी टाइप का चुनौती नहीं दिया था। ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं है, ऑप्शन जो डी है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 21। What did Evelyn promise to her mother before her mother's death? एवेलिन ने अपनी मां की मृत्यु से पहले अपनी मां से क्या वादा किया था। ठीक है, जब उनकी मां का देहांत हुआ तो उससे पहले एवेलिन जो है अपनी मम्मी से कुछ वादा किया था। ठीक है, क्या प्रॉमिस की थी ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये जो ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए टू टेक, टेक के बाद केयर होना चाहिए था। ठीक है, टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, यानी परिवार की देखभाल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मम्मी के बाद वही एक लड़की है दोस्तों जो परिवार को देखभाल कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू टेक ऑफ द फैमिली, नहीं टू टेक केयर ऑफ द फैमिली। ठीक है, परिवार की देखभाल करने के लिए यह वादा की थी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। वेयर इज एवेलिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी? ये जो एंड ऑफ द स्टोरी है, कहानी के अंत में एवेलिन कहां है दोस्तों, घाट पर। कहां है दोस्तों, ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एट द क्वे। ठीक है, देखिए लास्ट तक एवेलिन जो है भागने को रही, लेकिन फिर भी वो भागी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी मम्मी से वादा किया था कि मैं घर का देखभाल करूंगा, इसलिए वो घर छोड़कर भाग नहीं सकी अपने प्रेमी के साथ। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 23। फ्रैंक वॉज ए डैश। फ्रैंक कौन था दोस्तों, मैंने अभी बताया जो फ्रैंक है वो सेलर था। क्या था दोस्तों, सेलर था। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रैंक जो था वो एवेलिन का लवर था, ये बात याद रखिएगा। और पेशे से दोस्तों वो क्या था, एक सेलर था, एक नाविक था, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 24। विथ होम वॉज एवेलिन प्लानिंग टू इलोप? इलोप मीन्स दोस्तों भागना। ठीक है, घर छोड़कर भागना, अपने प्रेमी के साथ भागना। ठीक है, तो एवेलिन किसके साथ भागने की योजना बना रही थी? तो जिसके साथ प्रेम कर रही थी उसी के साथ भागने की योजना बना रही थी। ठीक है, तो किसके साथ दोस्तों, उनका प्रेमी का नाम था फ्रैंक। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, एवेलिन हियर्ड द म्यूजिक ऑफ ए डैश। ठीक है, एवेलिन ने एक संगीत सुना था दोस्तों, किसका? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब उनका मम्मी का डेथ हुआ था ना, तो वो ये माउथ ऑर्गन का आवाज आया था। ठीक है, और जब वो भागने जा रही थी तो भी ये माउथ ऑर्गन का ही आवाज उसे सुनाई दिया, जिसके वजह से वो घर छोड़कर भाग नहीं पाई। तो ये माउथ ऑर्गन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा, म्यूजिक ऑफ माउथ ऑर्गन। ठीक है, मुंह से जो बजाता नहीं है वो वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में? विच कैरेक्टर्स इन द लेसन एवेलिन आर मेंशन बट आर डेड? ठीक है, ये जो एवेलिन पार्ट में किन पात्रों का, किन कैरेक्टर्स का उल्लेख किया गया, लेकिन वे सब मर चुके हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एवेलिन वॉज इन लव विथ डैश। एवेलिन को प्यार हो गया था दोस्तों, किससे प्यार हो गया था? थोड़ा देर पहले बताया ना दोस्तों, एवेलिन को प्यार हो गया था फ्रैंक से, और जब प्यार हो गया तो भागने को भी तैयार हो गया। यानी एवेलिन जो है वो भागना चाह रहा था, किससे? फ्रैंक के साथ। ये फ्रैंक कौन था दोस्तों? सेलर। तो सेलर नाविक होता तो किसको, कहां से लेकर भागेगा दोस्तों? नाव से ही ना। तो ये याद रखिएगा, बोट से। ठीक है, बाय बोट से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हाउ ओल्ड वॉज एवेलिन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवेलिन का उम्र कितना था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो याद रखिए दोस्तों 19 ईयर्स का था। ठीक है, 19 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 29। हु वॉज एवेलिन्स एम्प्लॉयर? यानी जो एवेलिन का नियोक्ता कौन था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद करके रखिएगा दोस्तों। 29 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मिस गैवन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्या है क्वेश्चन 30? हु इज द ऑथर ऑफ एवेलिन? मैंने बताया ना दोस्तों, जितना भी लेखक का नाम आप लोग याद करके जाइएगा। तो एवेलिन का लेखक का नाम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स जॉयस। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, जेम्स जॉयस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 31।
देखिए टाइम नहीं तो एक एक स्टोरी आप लोगों को डिटेल में समझाया जाता है, ठीक है। टाइम को देखकर डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। आप लोग खाली आंसर्स याद करके जाइए, क्योंकि आपको अभी याद करना बहुत जरूरी है, कल का एग्जाम आपको देना बहुत जरूरी है, और अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। डरिए मत, टेंशन मत लीजिए, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और अगर मौका मिला तो और एक वीडियो में बना दूंगा, ठीक है, सुबह तक। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? टू होम वाज एवलिन रिटन लेटर्स, ठीक है। एवलिन ने किसे पत्र लिखे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, हर फादर एंड हैरी को, ठीक है। हैरी जो उनका भाई था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 32। What sound does Evelyn hear that reminds her of her mother's death? याद रखिएगा, एवलिन को कौन सी आवाज सुनाई देती है जो उसे उसकी मां की मृत्यु की याद दिलाती है? मैंने बताया तो दोस्तों, यहां पर आवाज का जब बात किया जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्ट्रीट ऑर्गन, ठीक है। ए स्ट्रीट ऑर्गन या ए माउथ ऑर्गन, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। ए स्ट्रीट ऑर्गन या फिर ए माउथ ऑर्गन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who is the protagonist of the story A Wedding in Brownsville? ठीक है, ए वेडिंग इन ब्राउन्सविले कहानी का नायक कौन है, प्रोटैगोनिस्ट कौन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप सभी को पता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 में। डॉक्टर सोलोमन्स फैमिली वाज किल्ड इन डैश, ठीक है। ये जो डॉक्टर सोलोमन का परिवार है मारा गया किसमें दोस्तों? हिटलर द्वारा प्रलय लागू किया गया था तब मारा गया था। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, हॉलोकॉस्ट इन्फोर्स्ड बाय हिटलर, ठीक है। हिटलर के वजह से इनका जो परिवार है सोलोमन्स का वो मर गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हु वाज डॉक्टर सोलोमन्स फर्स्ट लव? डॉक्टर सोलोमन का पहला प्यार क्या था दोस्तों, कौन था पहला प्यार, ठीक है। फर्स्ट लव डॉक्टर सोलोमन का कौन था, ये याद करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लव का बात है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अगर आ गया तो आप लोग एकदम टिक कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? रेजेल जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 36 देख सकते हैं, क्या पूछा गया? व्हाट वाज रेजेल्स फादर्स प्रोफेशन? ये जो रेजेल के पिता का पेशा क्या था, प्रोफेशन क्या था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो वे एक घड़ी निर्माता थे, वॉच मेकर थे, याद रखिएगा। उनका जो नाम था दोस्तों मेलिक, MELEKH, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेजेल्स जो है दोस्तों वो पता है उनका फर्स्ट लवर था, ठीक है। और उनके पिताजी का जो प्रोफेशन है याद रखिएगा एक वॉच मेकर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहां पर 36 डबल रिपीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आपको 60 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन फ्री का मिल गया, यानी 61 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। 36 में क्वेश्चंस क्या पूछा गया? व्हाई वाज डॉक्टर सोलोमन नॉट हैप्पी विथ हिज ऑन कम्युनिटी मेंबर्स? ये जो डॉक्टर सोलोमन है अपने ही समुदाय, अपने ही कम्युनिटी के सदस्यों से खुश क्यों नहीं थे, ये क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बिकॉज द ज्यूज हैड फॉरगॉटन देयर ऑन कल्चर आफ्टर दे हैड गॉन टू अमेरिका, याद रखिएगा, क्योंकि अमेरिका जाने के बाद यहूदी अपनी संस्कृति को भूल गए थे, अपने कल्चर को ही भूल गए थे, इसी वजह से उनको अपना कम्युनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं, अपने कम्युनिटी मेंबर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। What happens when love's day in short? याद रखिएगा, what happens when love's day in short? क्या होता है जब लव डे इन शॉर्ट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस इतना याद करके जाइएगा, इट डिकेज, ठीक है। जब ये वाला क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लव्स डे इन शॉर्ट होता है ना, तो वो डिकेज हो जाता है, अच्छा ही हो जाता है, ठीक है। तो पता ही है ना, कम दिन का प्यार क्या होता है, खत्म हो जाता है, इट डिकेज हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट वाज डॉक्टर सोलोमन्स वाइफ नेशनलिटी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? व्हाट वाज डॉक्टर सोलोमन्स वाइफ नेशनलिटी? डॉक्टर सोलोमन की पत्नी की राष्ट्रीयता क्या थी, नेशनलिटी क्या थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, यानी राष्ट्रीयता क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मन, याद रखिएगा। क्या था दोस्तों? जर्मन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देख सकते दोस्तों। क्वेश्चन 39 में क्या पूछा गया है? टू होम डिड डॉक्टर सोलोमन प्रोवाइड फ्री मेडिसिन एंड हॉस्पिटल्स बेड्स इन केस ऑफ नेसेसिटी? डॉक्टर सोलोमन ने किसे जरूरत पड़ने पर, ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर सोलोमन ने किसे जरूरत पड़ने पर मुफ्त दवाइयां और अस्पताल के बिस्तर उपलब्ध कराए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर क्या करता है दोस्तों? सबको ध्यान देता है ना, वो किसी को जात पात देखकर नहीं कर सकता, क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर उनका क्या है दोस्तों? सबका जो है जान बचाना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं डॉक्टर जो है भगवान के दूसरे रूप होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40।
Why did डॉक्टर मैर्गोलिन मीट रेजल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? बहुत लंबे समय के बाद जो डॉक्टर मैर्गोलिन है राइजल से कहां मिले थे दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइजल से कहां मिले थे दोस्तों? शादी में। कहां दोस्तों? एट ए वेडिंग। ठीक है, याद रखिएगा, एट ए वेडिंग इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एट ए वेडिंग मींस शादी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ए ज्यूइश वेडिंग वाज अबाउट टू टेक प्लेस इन डैश। ठीक है, एक यहूदी मींस दोस्तों जेविस। ठीक है, विवाह होने वाला था दोस्तों कहां पर? आप सभी को पता है, चैप्टर का नाम ही दोस्तों ब्राउन्सविले। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ब्राउन्सविले। ठीक है, एट द वेडिंग जो है वो ब्राउन्सविले। याद रखिएगा, चैप्टर का नाम ही है ना, ए वेडिंग इन ब्राउन्सविले। तो शादी कहां हो रहा था दोस्तों? ब्राउन्सविले में। याद रखिएगा। चलिए 42 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन 42 में कि व्हाट हैपेंड व्हेन डॉक्टर सोलोमन वाज ऑन हिज वे टू द वेडिंग। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया? व्हाट हैपेंड व्हेन डॉक्टर सोलोमन वाज ऑन हिज वे टू द वेडिंग। जब डॉक्टर सोलोमन विवाह के लिए जा रहे थे तो अब क्या हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी दोनों। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। एन एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द रोड। याद रखिएगा, सड़क पर एक दुर्घटना हुई थी। दूसरा भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ए मैन वाज बीइंग टेकन ऑन द स्ट्रेचर। एक आदमी को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। ठीक है, ये दो घटना घट रही थी। ठीक है, याद रखिएगा बोथ ए एंड बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं 43, हु वाज द फादर ऑफ डॉक्टर सोलोमन्स फर्स्ट लवर रेजल। देखिए वही क्वेश्चन दोस्तों, मैं आपको बताया दोस्तों, मेलेक। उनका क्या नाम था दोस्तों? डॉक्टर सोलोमन के पहले प्रेमी राइजल के पिता का नाम था मेलेक। याद रखिएगा, जो एक वॉच मेकर थे, घड़ी निर्माता थे, जो जीविस थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं 44, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ए लेक्चर अपॉन द शैडो। जितना भी पोएम है दोस्तों, उसका पोएट का नाम याद करके जाइएगा, उसका थीम करके जाइएगा, और थोड़ा सा करके उस सारे पोएम्स के बारे में थोड़ा सा जान के जाइएगा कि क्या बता रहा है। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो क्वेश्चन 44 में क्या क्वेश्चन पूछा गया? हु इज द पोएट ऑफ पोएम ए लेक्चर अपॉन द शैडो। ए लेक्चर अपॉन द शैडो कविता के कवि कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन डॉन। जॉन डॉन इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ए लेक्चर अपॉन द शैडो जो है वो जॉन डॉन लिखे थे। देखिए इंग्लिश सिलेक्टिव का बहुत मेहनत लगा दोस्तों वीडियो बनाने में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को मैं आज दिन भर में टाइप किया। ठीक है, आप लोगों के लिए एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं उठाया। ठीक है, वो सब को टाइप करके बनाया। बहुत टाइम लग गया दोस्तों इसको बनाने में। ठीक है, इसलिए इस मेहनत का फल लाइएगा दोस्तों, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, What kind of poem is on Shakespeare 1630? ये जो on Shakespeare जो है 1630 ये पोएम का नाम है। इसको लिखा कौन है? मैं ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, इसको लिखा है बाय जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन डॉन नहीं। जॉन डॉन कौन सा पोएम लिखे थे? ए लेक्चर अपॉन द शैडो। कंफ्यूज मत होइएगा, जॉन डॉन लिखे थे ए लेक्चर अपॉन द शैडो। और जॉन मिल्टन कौन सा पोएम लिखे? ऑन शेक्सपियर 1630। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये बेसिकली एक सोनेट है। याद रखिएगा क्या है दोस्तों? सोनेट। और सोनेट लिखने में सबसे आगे कौन था? विलियम शेक्सपियर। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बताइएगा विलियम शेक्सपियर कितने सोनेट्स लिखे थे। ठीक है, अगर आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 नहीं 46। क्या है दोस्तों क्वेश्चन 46 में? बाय व्हाट नेम्स डज मिल्टन एड्रेस शेक्सपियर। ठीक है, यानी मिल्टन जो है शेक्सपियर को किस नाम से संबोधित करते थे। याद रखिएगा, इस तरह का ऑप्शन अगर दिखाई दे तो आप लोग टिक कर दीजिएगा तुरंत, बोथ ए एंड बी दोनों। क्या क्या नाम से दोस्तों? पहला सन ऑफ मेमोरी, याद रखिएगा, और दूसरा क्या था दोस्तों? ग्रेट हायर ऑफ फेम, यानी प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी। ठीक है, ये दो नाम से उन्हें क्या किया था? एड्रेस किया था, संबोधित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया है? द पोएम कुबला खान। क्या दोस्तों? देखिए कुबला खान भी पोएम का नाम है। एस्ट्रिक कॉलरिज का बहुत ही फेमस पोएम है कुबला खान। याद रखिएगा, द पोएम कुबला खान इज ऑल्सो नोन बाय अनदर टाइटल, नेम दैट टाइटल। देखिए ये कुबला खान और एक नाम से जाना जाता है, और एक टाइटल से, और एक शीर्षक से, और एक हेडिंग से जाना जाता है। उस हेडिंग का नाम आपसे पूछा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या था दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ए विजन इन ए ड्रीम ए फ्रैगमेंट। ये याद रखिएगा, कुबला खान जो पोएम है वो और एक नाम से जाना जाता है, ए विजन इन ए ड्रीम ए फ्रैगमेंट। ये याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। Who is the poet of the poem कुबला खान? देखिए आ गया ना दोस्तों क्वेश्चन, ये जो कुबला खान कविता के कवि कौन है? तो मैंने अभी बताया दोस्तों, कुबला खान वाला जो है
वो पोएम कौन लिखा, पोएट कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, एस.टी. कॉलरिज। याद रखिएगा कुबला खान को और किस पोएम के नाम से जाना जाता है, ए विजन इन ए ड्रीम ए फ्रैगमेंट के नाम से। ये कुबला खान पोएम को लिखा कौन है, यानी पोएट कौन है, एस.टी. कॉलरिज। याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। व्हाट डज द जॉन मिल्टन आस्क टाइम टू डू इन द पोएम ऑन टाइम। ठीक है, जॉन मिल्टन ने अपने ऑन टाइम कविता में समय से क्या करने के लिए कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 49। याद रखिएगा फ्लाई करने को कहा है, उड़ने को कहा है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। ऑन व्हाट लीजेंड इज द वर्क चंडालिका। याद रखिएगा बहुत ही फेमस वर्क है चंडालिका। किनके द्वारा लिखा गया दोस्तों, ये भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, करके ही जाइएगा। चंडालिका को कौन लिखा है दोस्तों, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। किनके द्वारा लिखा गया दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये किस पर बेस है, ये क्वेश्चन पूछा गया। जो चंडालिका है ये किस पर बेस है, तो बोध। ऑप्शन जो ए है बुद्धिस्ट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुद्धिस्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। Who is चंडालिका इन द प्ले टाइटल चंडालिका। ठीक है, चंडालिका नामक नाटक में चंडालिका कौन है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृति। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, प्रकृति कौन है दोस्तों, एक अनटचेबल गर्ल है। ठीक है, अनटचेबल समझते हैं, जो छूने योग्य नहीं होता है। देखिए आगे का जाति प्रथा था जिसमें उच्च नीच की भावना होता था, तो ये लोक कास्ट से बिलोंग करती थी। कौन, प्रकृति। अगर क्वेश्चन आएगा ना कि प्रकृति किस कास्ट से बिलोंग करती है, तो आप लोग फट से लिख दीजिएगा लोक कास्ट। ठीक है, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग घेरा कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए OMR सीट पे एग्जाम होगा ना, और अगर सब्जेक्टिव आया तो सब्जेक्टिव के लिए भी करके जाइएगा दोस्तों, मॉडल सेट 1 को कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52। विच सेशन, क्या है क्वेश्चन, विच सीजन। सीजन मतलब होता है दोस्तों मौसम। ठीक है, तो विच सीजन हैज बीन टॉक अबाउट इन द वाइल्ड स्वान्स एट कुली। द वाइल्ड स्वान्स एट कुली में किस मौसम की बात की गई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑटोमन। ऑटोमन मतलब दोस्तों शरद ऋतु। ठीक है, आप लोग इसके भी वाइल्ड स्वान्स एट कुली जो है कौन लिखा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नहीं पता तो कहीं से पता कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 53। इन द पोएम ट्रीज द ट्रीज आर कंपेयर टू डैश। ठीक है, ये जो ट्रीज जो है पोएम है उसमें ट्रीज का कंपेयर किससे किया गया दोस्तों, टेसल्स से। ठीक है, ये जो ऑप्शन बी है वो याद करके जाइएगा, टेसल्स इज द करेक्ट आंसर। टी से ट्री, टी से टेसल्स। याद रखिएगा, टी से ट्री, टी से टेसल्स, टी से ट्री, टी से टेसल्स, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 54। वेयर वाज कुबला खान्स कैपिटल सिचुएटेड। ये जो कुबला खान का जो कैपिटल है, राजधानी है, कहां स्थित था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनाडू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और अभी दोस्तों बीजिंग में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनाडू। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्या है क्वेश्चन 55 में, हु रॉट द एसे फ्रीडम। आ गया ना दोस्तों, आपको क्या बताया कि जितना भी एसे हो, जितना भी पोएम हो, जितना भी चैप्टर्स हो, आप लोग लेखक का नाम जरूर याद करके जाइएगा। हु रॉट द एसे फ्रीडम। ठीक है, ये फ्रीडम कौन लिखा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रीडम निबंध किसने लिखा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जीबी शॉ इज द करेक्ट आंसर। याद करके जाइएगा, जीबी शॉ लिखे थे फ्रीडम। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन 56। विच टाइप ऑफ स्लेवरी आर मेंशन इन द एसे फ्रीडम। ये जो ऐसे दोस्तों, ये जो निबंध है जिनका नाम है फ्रीडम, में किस प्रकार की गुलामी का उल्लेख किया गया है। तो दो टाइप का स्लेवरी का यूज किया गया दोस्तों इस ऐसे में फ्रीडम में, एक नेचुरल स्लेवरी और एक अननेचुरल स्लेवरी। यानी ऑप्शन जो सी है वो दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल स्लेवरी यानी प्राकृतिक दास्ता और अननेचुरल स्लेवरी दैट मींस अप्राकृतिक दास्ता। ये दो टाइप का स्लेवरी का यहां पर यूज किया गया है। ठीक है, मेंशन किया गया किसमें, फ्रीडम में, जीबी शॉ के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 57 में। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन 57 में क्या पूछा गया, व्हाट इज नेचुरल स्लेवरी। नेचुरल स्लेवरी क्या है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेचुरल स्लेवरी किसको बोलते हैं हम लोग, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, मैन टू नेचर। देखिए यहां पर नेचुरल है तो नेचर के साथ कनेक्ट कीजिएगा। क्या बोले दोस्तों, नेचुरल है तो नेचर के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैन टू नेचर। ठीक है, मैन टू नेचर इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्या है क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अननेचुरल स्लेवरी। अप्राकृतिक दास्ता से आप क्या समझते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैन टू मैन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैन टू मैन अननेचुरल, ठीक है, और मैन टू नेचर वो है नेचुरल, ये याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में।
हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी टुमारो। ये जो टुमारो कहानी में अंधा कौन था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये मॉडल सेट का भी क्वेश्चन है दोस्तों, याद करके जाइएगा। ये ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जॉयस कैरविल, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया ताओ इंग वाज वर्किंग एज ए डैश। ये जो ताओ इंग है एक डैश के रूप में काम कर रही थी, किसके रूप में काम कर रही थी दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन सी कुक। क्या दोस्तों, कुक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने टॉप 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कर लिया, ठीक है। मानते हैं ये टॉप 60 क्वेश्चंस कम है, लेकिन ये करके जाइएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। नहीं तो 200 क्वेश्चंस भी कम पड़ जाएंगे, ठीक है। मैं चाहता तो दोस्तों अगर टाइम मिलता तो 200 क्वेश्चंस बना सकता था, ठीक है, लेकिन इतना टाइम, इतना रात हो जाएगा दोस्तों। लेकिन कोशिश करेंगे, ठीक है, देने का कोशिश करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देने का कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन आप लोग अपने से तैयार हो जाइए, ठीक है, अपने से तैयारी को कीजिए। आप लोग तैयारी क्या करेंगे, जितने भी चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, उनका मैन कैरेक्टर को देख के जाइएगा, ठीक है, उनका जो प्रोटैगनिस्ट कौन है, सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, जितने भी पोएम है उनके पोएट का नाम देख कर जाइएगा, ठीक है, जितने भी ऐसे उनके राइटर का नाम देख के जाइएगा। आप लोग ये सारे काम करके जाइएगा। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही जो आप लोग का होता है ना, पैसेज को सॉल्व कीजिए, ठीक है, अच्छे से पास कीजिएगा, ठीक है। तो देख के जाइएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सारे दोस्तों के बीच शेयर कीजिए जितने भी इंग्लिश इलेक्टिव रखे हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश इलेक्टिव का बहुत जरूरत है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए मेरे वीडियोस पे, जितना मैं तो इंग्लिश कोर का ज्यादा वीडियोस बनाता हूं, इंग्लिश इलेक्टिव उतना नहीं बनाता हूं, लेकिन इतने बच्चे फोर्स किए, इतने बच्चे भरोसा दिखाए, जिसके वजह से मुझे झुकना पड़ा दोस्तों। मैं बहुत कोशिश किया इंग्लिश इलेक्टिव का वीडियो बनाने का, ठीक है, सुबह से लगा हुआ था कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूं, इसके लिए बहुत टाइम लगा दोस्तों, सॉरी। लेकिन आप लोगों का जो डिमांड था वो पूरा किया, ठीक है। आप लोग इन 60 क्वेश्चंस को करके जाइएगा और जितने चैप्टर्स है उसको अच्छे से समझ के जाइएगा, बस इतना काम करके जाइए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।